हाय, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद खुलेकर, आपका साथी, आपका दोस्त, आपके लिए लाया हूँ ये हिंदू लॉज। तो हिंदू लॉज में हमें पढ़ना है इन बातों को। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? तो एक सुंदर वातावरण के साथ में हमें दोस्तों हमें पढ़ना है वो बातें जो आपको समझना है। द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 विस्तृत में हम आपको समझाएंगे और सादे सोपे लैंग्वेज में जो आपको समझे। तो दोस्तों आइएगा, आपका स्वागत है। फ्रेश होकर बैठिएगा। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर इस वीडियो में बातें करेंगे फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 कंप्लीट लेक्चर के बारे में। यानी कि दोस्तों इस एक्ट के कंप्लीट 23 सेक्शन है और साथ ही साथ में ये आपके सभी काम के लिए आएगा जो फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो मैट्रिमोनियल केसेस देखना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, और इसका अभ्यास भी आपको होगा। ला के कॉलेज में भी होगा और बाकी कॉलेज में भी होगा। आइएगा, शुरू करते हैं। द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, जैसे कि हमने आपको बताए थे 23 सेक्शन है। 6 पार्ट में अपन डिवाइडेशन करेंगे। पार्ट 1 है प्रिलिमिनरी सेक्शन 1-2। पार्ट 2 है फैमिली कोर्ट सेक्शन 3 और 6 है। पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 में जुरिडिक्शन सेक्शन 7 और 8। पार्ट 4 की बातें करते हैं प्रोसीजर की, तो सेक्शन 9 से 18 तक के हैं। और पार्ट 5 जिसमें अपील के बारे में सेक्शन 19। और बात करें लास्ट पार्ट की 6 मिसलेनियस, तो वहाँ है 20 और 3 मिसलेनियस के नाम से जानते हैं अपन। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 1 से। प्रिलिमिनरी सेक्शन 1-2। 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड, यानी कि इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है और कहाँ तक एक्सटेंड है। इस एक्ट का फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 टाइटल है ये। तो हम बात करें एक्सटेंड की, तो एक्सटेंड करता है टू द एक्सटेंड ऑफ द होल ऑफ इंडिया। सेक्शन 2 की इसमें कुछ वर्ड की डेफिनेशन है। पहले नंबर पर जज कौन होगा, जैसे भी केस होगा उस हिसाब से उस जज को जजमेंट दी जाएगा। प्रिंसिपल जज, एडिशनल प्रिंसिपल जज और जज ऑफ फैमिली कोर्ट। इसके बाद बातें करें सेकंड डेफिनेशन की, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मीन द नोटिफिकेशन पब्लिक इन द ऑफिशियल गैजेट। नोटिफिकेशन का ये मतलब होगा जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाएगा। थर्ड नंबर पर है प्रिस्क्राइब, मीन्स द प्रिस्क्राइब बाय द रूल मेड अंडर दिस एक्ट। फोर्थ नंबर बताया फैमिली कोर्ट, मीन्स ए फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3, जो सेक्शन 3 के हिसाब से आएगा उसको माना जाएगा। और लास्ट पॉइंट है ऑल अदर द वर्ड एक्सपेंशन यूज बट नॉट डिफाइन इन दिस एक्ट एंड डिफाइन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोडक्ट्स, सिविल प्रोडक्ट्स 1985 1908 shall have be meaning explicitly assigned to the name of this code। जैसा कि सीपीसी में डिफाइन किया गया है और यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसकी मीनिंग ऐसे ही होगी जैसे कि सीपीसी में डिफाइन की गई थी। ये हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। हम पार्ट 2 की बातें करते हैं फैमिली कोर्ट, उसमें सेक्शन 3 से सीख सकता है। तो बात करते हैं दोस्तों
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट, इसका मतलब होता है फैमिली कोर्ट में इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, उस प्रोसीजर के बारे में बताएंगे इस सेक्शन में। इस सेक्शन में पहले बताएंगे स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट में फैमिली कोर्ट बनना है उस स्टेट की गवर्नमेंट में इस स्टेट के हाई कोर्ट के साथ में कंसल्ट करके फैमिली कोर्ट बना सकते हैं। इधर अंदर पढ़े इस बताया गया है कि हर स्टेट के एरिया में, चाहे वो सिटी हो या टाउन हो, जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, उसमें फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश होगा। जैसे नागपुर से स्टेट गवर्नमेंट हार्ड कोर्ट के कंसर्न से ही ये बनाए जाएंगे। ऐसे किसी एरिया में जहाँ पर नेसेसरी है फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश है, तो फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आगे और पढ़ेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कंसल्ट करता है, और फैमिली कोर्ट की ड्यूरिडिक्शन उस लोकल लिमिट्स क्या होगी उसको अल्टर करना, रिड्यूस करना, इंक्रीज करना टाइम पर ये करती है। अब बात करते हैं हम चैप्टर 4 की। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सेक्शन 3 एंड 6, इसका मतलब यह है जजेस की जो अपॉइंटमेंट की जाती है फैमिली कोर्ट में, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है और सैलरी अलाउंस क्या होते हैं, इसके बारे में बताया गया है इस सेक्शन में। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके फैमिली कोर्ट में एक से ज़्यादा जजेस अपॉइंट करते सकते हैं। वही से इसके दूसरे पॉइंट में बता सकता है कि ऐसी सिचुएशन पड़ जाती है कि एक फैमिली कोर्ट में एक से ज़्यादा जजेस अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट बताया है उनमें से एक को प्रिंसिपल जज बनाया जाएगा और बाकी को एडिशनल प्रिंसिपल और दूसरे को जजेस ऑफ फैमिली कोर्ट बना दिया जाएगा। इसके दूसरे पॉइंट में बताया है द एडिशनल प्रिंसिपल जज होगा वो में भी प्रिंसिपल जज पावर की एक्सरसाइज करा सकते हैं, और प्रिंसिपल जज की पोस्ट भी वैकेंट है, या फिर प्रिंसिपल जज जो है जो अनेबल है उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ड्यू टू इलनेस और एनी अदर कॉज। तो एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली जज में पावर जो है एक्सरसाइज कर सकता है, तो इसकी ये ड्यूटी और परफॉर्मेंस है। दोस्तों सेक्शन 4 में हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ये थर्ड पॉइंट देखते हैं, ये एक कोर्ट के क्वालिफिकेशन, फैमिली कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होगी। 3 पॉइंट देखना है अपने को। पहला, जो जज फैमिली कोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा उनको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जुडिशियल ऑफिसर में। वो मेंबर होना चाहिए किसी भी ट्रिब्यूनल का। वही हम बात करें दूसरे पॉइंट की, फैमिली कोर्ट का जज अपॉइंटमेंट होने के लिए कम से कम 7 साल की एडवोकेट की हाई कोर्ट की प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर हम बातें करें थर्ड पॉइंट की, तो इसमें बताया गया है कि अदर क्वालिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें चेंज कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके प्रिस्क्राइब करके चेंज कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, किस पर्सन को फैमिली कोर्ट के जज की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। किसी पर्सन की एज 62 के ईयर क्रॉस कर गई है, उस व्यक्ति को फैमिली कोर्ट का जज के लिए अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। इसमें हम एक चीज़ और दे सकते हैं कि फॉर्मेट कोर्ट की जगह क्योंकि मैक्सिमम एज है 62 ईयर है। तो हम बातें करते हैं अगले पॉइंट की, फैमिली कोर्ट की जजेस की सैलरी कितनी होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके जो प्रिस्क्राइब करे भी वही फैमिली कोर्ट की जज की पे सैलरी होगी। तो यानी ऐसा कोई पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड नहीं किया है। अब सेक्शन 5, एसोसिएशन ऑफ सोशल वेलफेयर एजेंसीज, इस पॉइंट में बेसिकली मैं बता के रखा हूँ स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके फैमिली की वेलफेयर की फैमिली की सोशल वेलफेयर कमेटी इस्टेब्लिश एजेंसी कर सकती है। बात करते हैं हम अगले पॉइंट की बात दोस्तों। तो काउंसलर ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयड, सेक्शन 36, अगर आप फैमिली कोर्ट में गए होंगे तो ये बताना चाहता हूँ कि फैमिली कोर्ट में कोर्ट के साथ साथ कोर्ट से लगकर मात्र थोड़ी दूरी पर काउंसलर का कमरा होता है, काउंसलिंग होता है, जैसा काउंसलर रहता है काम होता है। अगर फैमिली में कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट कैसा निकाला जा सकता है, और उसके लिए एक खास व्यवस्था की गई है।
लाइक किसी सेक्शन 9 का केस डाला है, डाइवोर्स का केस डाला है, तो उनके केस में डिस्प्यूट है तो काउंसिल में जाकर उसको डिस्प्यूट को ख़त्म करने की और व्यवहारिक जीवन फिर से बिताने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए सेक्शन में बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट में हाई कोर्ट के कंसल्ट करके किसी भी फैमिली कोर्ट में काउंसलर, ऑफिसर या अदर एम्प्लॉइज को अपॉइंट कर सकती है। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होगी, वही होगी जो स्टेट गवर्नमेंट के स्पेसिफाई करेगी रूल के द्वारा। तब हम बातें करेंगे दोस्तों पार्ट 3 की। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 तक के हैं। सेक्शन 7 जुरिडिक्शन। तो दोस्तों इस सेक्शन में बताया गया है कि फैमिली कोर्ट के पास में वो पूरी पावर होगी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के होते हैं कि किसी सबॉर्डिनेट सिविल कोर्ट के होते हैं। वही हम थोड़ा आगे और पढ़ेंगे। उसमें बताया गया है फैमिली कोर्ट के पास में साथ ही साथ जो जुरिडिक्शन भी होंगे जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के होती है। इन द केस ऑफ चैप्टर 9 CRPC मेंटेनेंस के केस में फैमिली कोर्ट की जुरिडिक्शन वो होती है जो एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की होती है। इन हाँ, इसमें ये बताया है कि अदर जुरिडिक्शन दी जाती है उसको करना पड़ता है। अभी सेक्शन 8 की एक्सक्लूजन एंड द जुरिडिक्शन एंड द पेंडिंग प्रोसीडिंग, हमको इसमें 2 चीज़ें पढ़नी है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एनी सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट फैमिली कोर्ट के उस जुरिडिक्शन के अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं करेगी जिसके लिए फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है। वही हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। तो कोई भी मजिस्ट्रेट जो इस एरिया का है जो फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश किया है तो अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं करेंगे उस जुरिडिक्शन में 1973 टू एक्ट 1974। तो सीधे शब्दों में समझे दोस्तों तो सिविल कोर्ट के लिए होगा। फैमिली कोर्ट का जुरिडिक्शन है वो सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। वही हम बातें करें मजिस्ट्रेट की। जो मजिस्ट्रेट होंगे वो चैप्टर 9 मेंटेनेंस के पावर में नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 3 पार्ट फैमिली कोर्ट में पूरे हो गए हैं। तो हम 4 पार्ट की बातें करते हैं जिसमें सेक्शन 9 और 18 का कवर किया गया है जिसको हम प्रोसीजर इसके नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं 9 की, ड्यूटी एंड फैमिली कोर्ट टू मेक एफर्ट्स फॉर सेटलमेंट। दोस्तों वैसे इस सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें लिखी है लेकिन हमको बेसिकली इस सेक्शन में ये समझना है कि फैमिली कोर्ट की एक ड्यूटी होती है अगर पार्टीज़ के बीच में सेटलमेंट की रीजनेबल पॉसिबिलिटी है तो ये अटेम्प्ट करे और पार्टी बीच में सेटलमेंट करने की कोशिश करे। हम सेक्शन 10 की बातें करते हैं, प्रोसीजर जनरली। इसका मतलब जनरली फैमिली कोर्ट में जो प्रोसीजर होगा सेक्शन 10 प्रोसीजर जनरली जितने अदर प्रोविज़न होंगे वो कोड ऑफ सिविल कोड में प्रोविज़न के हिसाब से चले जाएंगे। वही चैप्टर 9 जो CRPC का है मेंटेनेंस का जो चैप्टर है वो CRPC के प्रोविज़न के हिसाब से चलेगा। तो इसमें बताया गया है जो प्रोविज़न इसमें एक्ट है जो सिविल प्रोसीजर एक्ट के सत्ते वो फॉलो किया जा रहा है। फैमिली कोर्ट के जो पावर है वो सिविल कोर्ट के जितनी होंगी वो सिविल कोर्ट की तरह ही ट्रीटमेंट किया जाएगा एक्सेप्ट द प्रोसीडिंग अंडर द चैप्टर 9 CRPC। बात करते हैं सेक्शन 11 की, प्रोसीजर टू बी हेल्ड इन कैमरा। सारी प्रोसीजिंग इन पर यह एक्ट अप्लाई होता है वो कैमरे में की जाएंगी अगर कोर्ट इस चीज़ को ठीक समझे तो और पार्टीज के और डिसाइडर्स की। सेक्शन 12 के असिस्टेंट ऑफ मेडिकल एंड वेलफेयर एक्सपर्ट। तो दोस्तों इस प्रोसीजर में ये बताया गया है जो एक्ट अप्लाई होता है इसमें फैमिली कोर्ट में सिक्योर करने के लिए उनके सर्विस के लिए मेडिकल एक्सपर्ट अदर पर्सन जो मेडिकल सर्विस दे सके वो अपॉइंटमेंट की जा सकते हैं। अब बात करते हैं 13 की, तो राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन इस एक्ट में बताया गया है जो सूट की प्रोसीजर में रिलेटेड है वो इंटाइटल होगी तो किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को अपॉइंटमेंट न करे। इसी में आगे एक प्रोविज़न रखा है ये नेसेसरी है तो फैमिली कोर्ट कंसिडर करेगी जस्टिस के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस लिखी जा सकती है एज कर द प्रोवाइडेड दैट इफ द फैमिली कोर्ट consider is necessary in the interest of justice, it may seek the assistance to the legal expert in the amicus courses.
तो दोस्तों, जहाँ तक क्यूरीज application section 9 to 18, section 14 application for the Indian Evidence Act 1872, फैमिली कोर्ट जो रिसीव करेगा एविडेंस, शायद वो रिपोर्ट के स्टेटमेंट व डॉक्यूमेंट के इंफॉर्मेशन हो, वो डिस्प्यूट से वो, और फिर वो चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट के रिलीजन हो, एक्ट 1872 1 to 1872, हम फिर बातें करते हैं हम सेक्शन 918 में 15 की रिकॉर्ड और ओरल एविडेंस। ये नेसेसरी नहीं है कि जो ओरल एविडेंस होगा उन सबको रिकॉर्ड पर लिया जाएगा, पर जजेस जो है वो जितने ही विटनेस है, एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उनके रिकॉर्ड पर लेगा, और वो रिकॉर्ड शीट जो होगी वो साइन की जाएगी उस विटनेस के द्वारा, बाद में जज के द्वारा। अब हम बातें करते हैं सेक्शन 16, एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर इन एफिडेविट। इस सेक्शन में दोस्तों हमको ये समझना है, जो एविडेंस दिए जाएंगे पार्टी के द्वारा, वो पिटिशनर हो और रिस्पोंडेंट हो, जो भी एविडेंस दिए जाएंगे वो एफिडेविट के फॉर्म में दिए जाएंगे। और साथ ही साथ में ये दिया बताया है, जो फैमिली कोर्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, जस्टिस की तलाश में किसी भी विटनेस को समन्स कर सकती है और एग्जामिन करने के लिए बुला सकती है। अब हम बातें करें सेक्शन 17, जजमेंट। जजमेंट में जो भी फैमिली कोर्ट में होगी कंटेन करेगी कंसाइन स्टेटमेंट टू द केस, द पॉइंट ऑफ द डिटर्मिनेशन, द डिसीजन thereon एंड द रीजन फॉर द सच डिसीजन, और ये सारे मिलकर एक जजमेंट हो गया। और सेक्शन 18 की एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्रीज एंड एडर्स। तो एग्जीक्यूशन का मतलब बताएंगे, किसी जज ने अगर कोई जजमेंट दिया है या आर्डर पास किया है, वो अदर पार्टीज रिस्पोंडेंट है, कंप्लाई नहीं कर रही है, मान नहीं रही है, तो उस आर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसमें बताया है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज, जो डिक्रीज ने पास किया है इस एग्जीक्यूशन होगा। जैसा द डिक्रीज और एन ऑर्डर अदर देन एन ऑर्डर अंडर चैप्टर 9 of the Code of Criminal Procedure 1973 passed by the family court shall have the same force and effort or decree or order a civil court and shall be executed in the same manner as the prescribed by the Code of Civil Procedure 1908 for the execution of the decrees and order। तो दोस्तों पहला पॉइंट है, तो जो भी डिक्रीज पास की गई है चैप्टर 9 सीआरपीसी के डिक्री को छोड़ के, वो डिक्रीज ऐसी मानी जाएगी कि जैसे वो किसी सिविल कोर्ट ने पास की है। ये कहे वो ऑर्डर ऐसी माना जाएगा जिसे सिविल कोर्ट ने पास किया है, और वो एग्जीक्यूट भी ऐसा ही होगा जो कि कोर्ट सिविल प्रोसीजर के 1908 में प्रिस्क्राइब किया गया है। दूसरा पॉइंट बताया गया है, कोई भी ऑर्डर फैमिली की या कोर्ट के द्वारा पास किया जाए जो चैप्टर 9 मेंटेनेंस से रिलेटेड है, उसका मैनर ऐसा होगा, उस मैनर में एग्जीक्यूट किया जाएगा जो कि कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बताया गया है। बेसिकली हमको दो चीज़ें समझना है, एक सिविल ऑर्डर में ये बताया गया है कि ये सिविल ऑर्डर किया गया है तो जैसे कि कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर की मैनर्स में होता है, इसमें प्रिस्क्राइब किया गया है। वही अगर क्रिमिनल ऑर्डर पास किया गया है वो ऐसे एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे कि कोर्ट ऑफ क्रिमिनल में कोर्ट में बताया गया है। इसी के साथ में हमारे 4 पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब 5वें पार्ट की अपील एंड रिवीजन, सेक्शन 19 है, सेक्शन 19 अपील्स। तो दोस्तों बात करते हैं सेक्शन 19 की, अपील की। इस सेक्शन में बताया गया है कोई भी ऑर्डर अगर पास किया गया है फैमिली कोर्ट के द्वारा, वो सिविल नेचर का हो या क्रिमिनल कोर्ट का हो, चाहे वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के दिया जा रहा हो, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के दिया हो, तो उसकी अपील जब की जाएगी वो हाई कोर्ट में की जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ
फैक्ट्स एंड लॉ। कोई भी ऑर्डर पार्टी की कंसेंट दिया गया है उसके लिए अपील में आप नहीं जा सकते। मान लीजिए दोस्तों, इसको एक एग्जांपल देखेंगे। अगर पार्टी के कंसेंट से म्यूचुअल डाइवर्स होता है तो कंसेंट ऑफ द म्यूचुअल डाइवर्स बाय द पार्टीज, दोनों पार्टी से हुआ है, दोनों तलाक अपने मर्जी से लिया है, तो फैमिली कोर्ट में आर्डर पास कर दिया है, उस आर्डर के खिलाफ कोई भी पार्टी हाई कोर्ट में नहीं जा सकती। वही इसमें थर्ड पॉइंट बताया गया है, कोई भी अपील जो है वो विदिन 30 डे के जजमेंट के अंडर में की जाएगी। उसके बाद में आपका जो टाइम है लिमिटेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो अपील में नहीं जा सकती। तो दोस्तों, यहाँ हमारा लास्ट चैप्टर जो है ये मिसलेनियस सेक्शन 2023 बात करते हैं। सेक्शन 20 एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट। इस एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? मान लेते हैं कोई भी एक्ट इस एक्ट के पहले बना है, उस एक्ट का कुछ प्रोविज़न है, तो इन एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें विरोधाभास है, तो उसमें बताया गया है इस एक्ट के जो प्रोविज़न है उस एक्ट का प्रिवेल करेंगे, इस एक्ट के जो प्रोविज़न है करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अंग्रेजी में द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल हैव इफेक्ट not without signing anything the inconsistencies therewith contained if any other law for the time being in force or in any instrument having the effect by the virtue of any law other than this act। तो चलो वही हम जो बातें करेंगे सेक्शन 21 की, पावर ऑफ हाई कोर्ट कोर्ट मेक रूल। हाई कोर्ट के जो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के थ्रू कोई भी रूल ऐसा लगता है वो नेसेसरी है, वो रूल बना सकते हैं। तो हम बातें करेंगे 2022 पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल। 21 में हमने बात करी पावर हाई, और 22 में बात करें पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर होते हैं, क्या रूल्स होते हैं? इसमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में कंसल्ट करते हैं, जजेस की क्वालिफिकेशन के साथ में, उनकी अपॉइंटमेंट से साथ में रिलेशन कोई भी रूल बना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि वो नेसेसरी है। वही हम बातें करें सेक्शन 23 पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट के क्या रूल होंगे इस पर से रूल बनाने की। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट फैमिली कोड कई भी रूल बनाती है। साथ ही साथ जजेस की सैलरी क्या होनी चाहिए, घटाना बढ़ाना, काउंसलर के टर्म्स एंड कंडीशन में क्या रहते हैं, उनकी पेमेंट के रिलेशन में क्या रहते हैं, मेडिकल या अदर एक्सपर्ट रिलेशन क्या रहते हैं, कोई पेमेंट कोई फीस, लीगल प्रैक्टिशनर जो अपॉइंटमेंट किए जा सकते हैं 13 में सेक्शन 30 में, उसमें कोई चेंजेस है, उनके रिलेशन में कोई रूल स्टेट गवर्नमेंट आप विद कंसल्ट ऑफ हाई कोर्ट से बनाएगी। ये था फैमिली कोर्ट एक्ट जो हमने आपको समझा दिया, बड़े आसानी से समझा दिया। तो आखिरी वाला जो सेक्शन है 3 द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। पहला उसमें स्टेट गवर्नमेंट में आप फॉर द कंसल्ट विद हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन मेक रूल फॉर कैरिंग आउट ऑफ द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। सेकंड है द पर्टिकुलर एंड विदाउट prejudice in the generality of the provision of the subsection 1. Such rule may provide it for all or any of the following matter, namely जैसे सैलरी के बारे में है द सैलरी ऑफ द ऑनरिज्म and the terms of the condition of the association of the counselor and the terms of the condition of the service of the armed force and the payment of the fees and the split including traveling expenses of medical and other expert and other person out of the revenue of the state government and the scale of such fees and expenses, payment of fees and the expenses the legal partition the appointment under the section 13 as amicus the curiage out of the expenses out of the revenue of the state government
and the scale of such fees and expenses and any other matter which is required to be or may be prescribed or provided for by rule। तो दोस्तों इसके बाद में लेक्चर से आप सब डिस्कशन बॉक्स में जाएं तो आपको कभी भी आपको इसका मैटर मिलेगा। और दोस्तों आपको समझ गया होगा कि एक सिंपली मैंने ये सब बताया है आपको और बड़े प्रेम से बताया है, आप भी प्रेम से स्वीकार करो और इसका फ़ायदा आपको होगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों इससे भी इजी लैंग्वेज में मुझे समझाना कठिन जाता है, तो होप है आप इन बातों को समझे हैं।